जय हिंद दोस्तों। आज हम लोग समझते हैं महत्वपूर्ण टॉपिक। आज के टॉपिक में समझेंगे कि अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का जो टैरिफ वार है या जो दूसरे पर रेसिप्रोकल टैरिफ लगा रहे हैं, उस टैरिफ में खुद जाकर फंस गए। ठीक है, तो टैरिफ वार में खुद जाकर फंस गए कौन? डोनाल्ड ट्रंप। और डोनाल्ड ट्रंप को जो है 440 वोल्ट का झटका लगा। क्या लगा? झटका। क्यों लगा? क्योंकि इनके दो परम मित्र साउथ कोरिया और जापान जाके अपने तीसरे दुश्मन से चीन से जाकर हाथ मिला लिए। ठीक है, जो कि इनको अनुमान नहीं था कि जापान और साउथ कोरिया मिलकर ये जाके चीन से जाके मिल लेंगे। तो जो अनुमानित नहीं है उसको साथ साथ अपने देश को जो दोस्त थे इनको अनुमान ही ना था कि जापान और साउथ कोरिया चीन एक साथ मिल जाएंगे, तो इनको एक बड़ा झटका मिला। इसके साथ साथ जो साउथ कोरिया जापान और जो ये तीनों देश थे ये आपस में दुश्मन थे और अमेरिका के दोस्त थे। यानी जो दुश्मन देश थे जाकर दोस्त बन गए, जिस कारण से अमेरिका को एक और बड़ा झटका लगा। ठीक है, जो कि अमेरिका को ऐसा अनुमानित नहीं था कि ये दो देश जाकर चीन से साथ मिल जाएंगे। ठीक है, देखिए हम इस पर ऑलरेडी 2 सेशन कर चुके हैं, बहुत ही महत्वपूर्ण है। और जो टैरिफ का जो बात है ये जो है लगभग 1 महीने से पहले ये चर्चा का विषय बना हुआ है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, और टैरिफ पर जो है ये इंडिया को भी चेतावनी दिए थे कि इंडिया को भी चेतावनी टैरिफ में बढ़ा देंगे। देखिए डोनाल्ड ट्रंप जैसे ही अपना दूसरी कार्यकाल की आए 20 जनवरी 2025 को शपथ ले लिए, उसके बाद इन्होंने अपना कड़ा रुख अपनाना शुरू किया। और इनका जो कड़ा रुख में जो है टैरिफ था, यानी अपने देश में टैरिफ दर बढ़ाने की बात हुई। और टैरिफ दर के जो रिपोर्ट जो है अपने दर में इन्होंने पहले जो है कनाडा को लपेटे में लिया, फिर चीन को लिया, फिर मैक्सिको को लिया। इन सभी देश को अपने टैरिफ के जाल में फंसाए और इनके साथ जो टैरिफ वार है अपना टैरिफ दर बढ़ा दिए, 20 से 25% कर दिए। लेकिन इनका ये गलती ये हुआ कि इन्होंने अपने दो दोस्त जो साउथ कोरिया और जापान को भी अपने दोस्त जो है उन पर भी टैरिफ दर बढ़ाने की बात कर दी। ठीक है, देखिए जो अमेरिका कनाडा मैक्सिको और चीन के साथ तो टैरिफ दर जो बढ़ा दिया। ठीक, चाइना के साथ 20% कर दिए, इसी प्रकार से कनाडा के साथ 25%, मैक्सिको के साथ 25%। लेकिन इनके जो दो परम मित्र थे साउथ कोरिया और जापान थे, इन पर भी कहा कि हम आपको जो है टैरिफ दर क्या बढ़ा देंगे। अब जापान और साउथ कोरिया टैरिफ दर के बढ़ने से उनकी यहां इकोनॉमी गिरने के डर है, तो उन लोगों अपने पड़ोसी देश जो है चीन के साथ मिलकर फ्री ट्रेड एग्रीमेंट करने की बात कहे। ठीक, ऐसी बात खबर आई है। तो खबर क्या है? खबर है कि ये है अमेरिका का डोनाल्ड ट्रंप, तो यहाँ पे चीन के शी जिनपिंग। तो शी जिनपिंग को मौका मिल गया कि जो हमारे तो पड़ोसी देश है, क्योंकि चीन के पड़ोसी देश है जापान और साउथ कोरिया उसके पड़ोसी देश है, तो इनको मौका मिल गया कि जो हमारे पड़ोसी देश है उनको एक साथ लेकर और अपने व्यापार को आगे बढ़ाए। तो इनके द्वारा एक टेबल टॉक किया गया और तीनों देश जो है साउथ कोरिया के सियोल में मीटिंग की और इन्होंने अपना एग्रीमेंट किया कि आने वाले समय में हम जो है आपस में फ्री ट्रेड एग्रीमेंट करेंगे। यानी जो ट्रेड हुआ ट्रेड पर कोई भी पैसा नहीं लेगा। और किससे बचने के लिए, किसको काउंटर करने के लिए? अमेरिका को, जो कि साउथ कोरिया और जापान जो है परम मित्र है किसके? अमेरिका के। या के अमेरिका के संरक्षण में ही जो साउथ कोरिया और जापान जो है अपना विकास करते हैं। ठीक है, तो दो दुश्मन देश जो है अपने जाकर दुश्मन देश से मिल गए, जो कि अमेरिका के परम मित्र थे साउथ कोरिया और जापान। ये किसके कारण हुआ? डोनाल्ड ट्रंप के टैरिफ नीति के कारण हुआ। ठीक है, न्यूज क्या है कि चाइना जापान साउथ कोरिया विल ज्वाइनिंग रिस्पॉन्ड टू यूएस टैरिफ, यानी यूएस टैरिफ को काउंटर करने के लिए इन्होंने ऐसा काम किया। इसी प्रकार इंडिया टुडे लिख रहा है इंडिया चाइना जापान साउथ कोरिया यूनिट अगेंस्ट यूएस टैरिफ, यानी यूएस टैरिफ को काउंटर करने के लिए लोग साथ आ गए। इसी प्रकार से चाइना जापान साउथ कोरिया बूस्टर ट्रेड ट्राई, यानी यहां पर कुल मिलाकर तीनों देश मिलकर यहां पर फ्री ट्रेड एग्रीमेंट की बात करने की बात हो गई। ये क्यों की है? क्योंकि जो अमेरिका है साउथ कोरिया और जापान को टैरिफ दर बढ़ाने की बात की, और इन दोनों को टैरिफ बढ़ जाएगा तो इन लोगों का जो सामान या सप्लाई है ये बिक नहीं पाएगा, जिस कारण से लोग चाइना के साथ फ्री ट्रेड एग्रीमेंट के बाद सहमति हो गए। ठीक है, चाइना साउथ कोरिया एंड जापान एग्री टू द स्ट्रेंथ ट्रेड ट्राई इन द रिस्पॉन्स टू द ट्रम्प टैरिफ। ट्रम्प का जो टैरिफ है जो चार्ज कर रहे हैं ट्रम्प जिन्होंने बढ़ाया कि ट्रम्प जो है उसको ये काउंटर करने के लोग साथ आ गए। देखिए ये तीनों जो देश थे एक पहले क्या दुश्मन थे, जापान का चीन से दुश्मनी था, जापान का साउथ कोरिया से, तीनों जो है आपस में दुश्मन देश थे। लेकिन जो दो देश थे साउथ कोरिया और जापान से वो अमेरिका के परम मित्र थे, या कि अमेरिका के जो है सपोर्ट से काम करते थे। और इन दोनों का जो है चीन के साथ बात नहीं बनती थी। लेकिन एक ऐसा समय आ गया कि तीनों एक साथ आ गए। इसलिए कहा जाता है कि जियो पॉलिटिक्स में कि कोई भी
परमानेंट दुश्मन नहीं होता और कोई परमानेंट दोस्त नहीं होता है। यहाँ पर अवसरवाद या और समय के अनुसार जो है यहाँ पर जियो पॉलिटिक्स चेंज होता है। आप देख रहे हैं जो यहाँ पर चीन के साथ कभी व्यापार नहीं करते थे, अब चीन के साथ फ्री ट्रेड एग्रीमेंट के सहमति हो गए। ठीक है, तो खबर क्या है, अमेरिका के दो दोस्त जापान और दक्षिण कोरिया ने चीन के साथ रविवार को 5 वर्ष के में पहली बार, देखिए 5 वर्ष में इन लोगों के पास कोई बात नहीं होती, लेकिन 5 वर्ष बाद पहली बार जो है आर्थिक वार्तालाप हुआ है। इसके साथ इन्होंने क्षेत्रीय व्यापार सुरक्षा सुविधाजनक बनाने के लिए मांग की। इसके साथ जो एशिया में जो निर्यात शक्ति को बढ़ाने के लिए इसके साथ अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के टैरिफ के खिलाफ खड़ी हुए हैं। ठीक, इसके साथ जापान और साउथ कोरिया ने ट्रंप के इस फैसले के खिलाफ एकजुट हो गए हैं। तो इसका मतलब जो पहले अमेरिका के साथ थे अब वो अमेरिका के खिलाफ हो गए। तो देखिए जियो पॉलिटिक्स में बहुत ज्यादा समय नहीं लगता है, अगर कोई देश बहुत तुरंत भी चेंज हो जाता है। इसलिए कहा जाता है जियो पॉलिटिक्स में परमानेंट कोई दुश्मन नहीं होता, हो सकता परमानेंट मित्र नहीं होता है। जैसे मान लीजिए इंडिया का परमानेंट दुश्मन कौन लगता है कि पाकिस्तान है, लेकिन ऐसा नहीं है। अगर जियो पॉलिटिक्स चेंज होता है तो हो सकता है कि इंडिया का जो पाकिस्तान के साथ फ्री ट्रेड एग्रीमेंट हो जाए। तो कोई भी जियो पॉलिटिक्स में कोई भी परमानेंट दोस्त और परमानेंट दुश्मन नहीं होता, केवल अवसर और अपने लाभ की बात होती है। ठीक है, इसी प्रकार से बैठक में कहा गया, दक्षिण कोरिया के सियोल में बैठक हुई थी और दक्षिण कोरिया के जो मंत्री थे हान हुक योन और इसी प्रकार से जापान के मंत्री समकक्ष थे, इनका नाम था योगी मुटो। इसके साथ चीन के जो मंत्री थे वांग वेटा, इन तीनों ने भागीदारी और इन लोगों को बात में कहा कि हम लोग फ्री ट्रेड एग्रीमेंट की बात नहीं, मुक्त व्यापार समझौता पर अपनी वार्ता की। इसके साथ आने वाले समय में जो चीन का जो अमेरिका का जो टैरिफ है उसको काउंटर करने की बात कही। तो कुल मिलाकर कि डोनाल्ड ट्रंप की जो नीति है, टैरिफ नीति है, ये पूरे विश्व पर भारी पड़ी है, इंडिया पर भी भारी पड़ी है। तो जो देश अपने साथ मिलकर अपनी जो नीति है उसको अपना रहे हैं, जो देश जिसको जहां पर बेनिफिट हो रहा है वो उस देश के साथ संपर्क में जा रहा है। जैसे कि जापान और साउथ कोरिया को चीन के साथ बेनिफिट हो रहा है तो उसके साथ मिल गए। तो इसीलिए यहां पर डोनाल्ड ट्रंप की हार मानी जाएगी और डोनाल्ड ट्रंप जो अपने 2 परम मित्र है उनको भी साथ छोड़ दिए, जो कि चीन के काउंटर में हमेशा काम करते थे। ठीक है, इसी प्रकार से 2019 में भी जो आसियान कंट्री है, ठीक, आसियान कंट्री चीन, जापान और साउथ कोरिया के साथ साथ ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड के साथ इंडिया भी टोटल 16 मेंबर थे। कितने? 16 मेंबर एक साथ मीटिंग किए थे, जिनमें से कहा गया था आरईसीपी के फुल फॉर्म में रीजनल कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक जोन, जिसमें कहा गया था कि हम लोग फ्री ट्रेड एग्रीमेंट करें। कितने देश? 16 देश। कौन कौन थे? एक था कोस आसियान में 10 देश हो गए, फिर चीन, साउथ कोरिया, जापान, इसके साथ साथ न्यूजीलैंड और ऑस्ट्रेलिया 5 ये हो गए, इसके साथ एक इंडिया, टोटल 16 देश मिलकर फ्री ट्रेड एग्रीमेंट की बात किए थे 2019 में। उसमें भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी भी गए थे। लेकिन भारत सरकार को 2019 के बाद ऐसा मालूम चला है कि अगर हम फ्री ट्रेड एग्रीमेंट कर लेते हैं तो चाइना हमारे देश में माल डंप कर देगा या हमारे यहां माल अधिक सप्लाई कर देगा फ्री ट्रेड एग्रीमेंट पर, और हमारा सामान जो है खरीदेगा कम। इसलिए भारत 2019 में है इस इकोनॉमिक से बाहर हो गया, जिसका नाम था रीजनल कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप, इससे अलग हो गया। तो हालांकि जो 15 देश है अभी भी इस पर काम करते हैं। कितने? 15 देश हैं इसमें अभी भी काम करते हैं, जिसमें चीन और जापान के साथ साउथ कोरिया है। तो एक ऐसे पहले से भी एग्रीमेंट है जो कि एक साथ होने की बात हो रही है। अब उसी को और तेज चीज बढ़ाने की बात हो रही है, जो कि फ्री ट्रेड एग्रीमेंट की बात करता है। तो इसमें जो होगा चीन और साउथ कोरिया और जापान मिलकर जो अमेरिका का को काउंटर उसको करने में सफल होंगे और जो अपनी आर्थिक नीति है उसको विकास को दर को बढ़ाएंगे। ठीक है, अब समझते हैं कि जापान और दक्षिण कोरिया का विवाद क्या है, क्योंकि ये तीनों देश आपस में दुश्मन हुआ करते थे और इसका जो है अभी भी प्रभाव देखने को मिलता है। ठीक, बात करते हैं साउथ कोरिया और जापान। तो इनके बीच में जो है कुछ आइलैंड का विवाद है। जैसे जापान और साउथ कोरिया के बीच में एक आइलैंड है जिसका नाम है लियोनोपोर्ट रॉक्स। ठीक, इसको कई नामों से जाने जाते हैं। तो बात करते हैं जापान से लगभग यहां से जो है 220 किलोमीटर दूर है और साउथ कोरिया से भी है। तो यहां पर इस जो आइलैंड पर इस पर विवाद है कि ऐसा माना जाता है कि जापान कहता है कि हमारा है और साउथ कोरिया कहता है हमारा है। तो इसी देखते हुए साउथ कोरिया जो है यहाँ पे द्वीप है जिसका नाम है उलेंग द्वीप है, यहाँ पर अपनी सेना बसा दी। क्या बता दी है? सेना बसा दी। इसी प्रकार से जो इस आइलैंड को पाने के लिए जो है यहां पर जापान ने ओकु द्वीप है जिसका नाम ओकाई बोलते हैं इंग्लिश में, यहां भी अपना कब्जा कर लिया। तो यहां पे विवाद है, यहां पर विवाद ये है कि जो यहां पर एक जो द्वीप है उसको लेकर विवाद है। इसके साथ साथ जो आप देख रहे हैं, जो नहर देख रहे हैं, जो आपको
ओशियन देख रहे हैं, इस ओशियन का नाम है जापान सी। ठीक है, तो यहां पर ये इंग्लिश में इसको बोलते हैं डोकाडो भी बोलते हैं, इसका कई नाम से जाने जाते हैं। ठीक है, तो इस द्वीप का कई नाम से है और साउथ कोरिया और जापान में अलग अलग से नाम से जानते हैं। जैसे कि ताकेशिमा जो है जापान के नाम है, टोक्यो जो है यहाँ पर साउथ कोरिया बोलता है, और लिनाकोट जो है यहाँ पर पूर्व जो आपके यूरोपियन कंट्री वो बोलते हैं। ठीक है, तो जापान और साउथ कोरिया के बीच में विवाद पहले से है, और यहाँ पर जो आइलैंड है इसका जो क्षेत्रफल जो एरिया जो है लगभग 19 हेक्टेयर के आसपास है, जो कि जापान और साउथ कोरिया से 210 किलोमीटर की दूर है। ठीक है, और यहाँ पर जापान ने इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में जो है अपना क्लेम किया गया था, लेकिन साउथ कोरिया ने इसको नकार दिया था। और दूसरा विवाद है साउथ कोरिया और जापान में, जो अब सी देखना है, इस सी का नाम है सी ऑफ जापान है। ठीक है, तो साउथ कोरिया कहते हैं कि सी ऑफ जापान कैसे हो गया, इसका नाम तो ईस्ट सी होना चाहिए या यहाँ कैरिबियाई सी होना चाहिए, यहाँ जापान का नाम क्यों दिया जा रहा है कि ये तो सबका है। जिस प्रकार से हिंद महासागर में हिंदुस्तान के नाम से जाना जाता है, तो क्या हिंदुस्तान का पूरा एरिया नहीं है, हिंदुस्तान का एरिया मात्र 22 से 25 किलोमीटर के आसपास होता है। इसी प्रकार से सी है, इसको पीला सी के नाम जानते हैं, क्या जानते हैं, पीला सागर के नाम से जानते हैं। तो इसको या तो पीला सागर कहिए या कोरियाई यहाँ पर सागर कहिए, या तो यहाँ पर इस सी के नाम से जानिए। यहाँ पर जापान सी को से जो बुलाते हैं, इससे जो है साउथ कोरिया नाराज होता है। ठीक है, तो जापान सागर के नाम जो है पीला सागर, इसका नाम पीला सागर के नाम जानते हैं। पीला सागर जो है जापान सागर कहे जाने पर, और जापान ने दावा किया कि इसको जो यूरोपीय मानचित्र में इसको पीला सागर के स्थान पर जापान सागर बताया। लेकिन इसी स्थान पर दक्षिण कोरिया ने तर्क दिया कि जो पूर्वी सागर है, जिसको ईस्ट सी कहते हैं, इसका नाम है कोरियाई सी है, कोरियाई पूर्वी सी है। तो यहां पर अपने नाम को लेकर सी को लेकर विवाद होता है, जो कि साउथ कोरिया और जापान में विवाद है। इसके साथ साथ अब बात करते हैं साउथ कोरिया और नॉर्थ कोरिया में विवाद है। देखिए साउथ कोरिया नॉर्थ कोरिया पर जो कब्जा हुआ था, पहले जो है जापान इन सभी पर कब्जा किया था, किस पर, साउथ कोरिया और नॉर्थ कोरिया पर। लेकिन 1945 के पश्चात जो है द्वितीय विश्व युद्ध के पश्चात जो है जापान इन दोनों को छोड़ दिया, और जापान इन पर बहुत ही खतरनाक क्या काम किया था। इसके साथ जो यहाँ के आदमी थे जो साउथ कोरिया या जापान थे, इसको जो है एक नाम से जानते थे, कोरियाई पेनिनसुला। और यहाँ पर जो है जापान के जो सैनिक है यहाँ पर बहुत अधिक क्रूर हत्या किए थे। तो अगर इतिहास में पूछा जाए कि जापान कितना क्रूर था, तो उसके जैसा कोई क्रूर था ही नहीं। यहाँ के जो मनुष्य थे या यहाँ जो आदमी थे, उनको क्या है बंदी बनाकर मौत करते थे, और यहाँ को महिलाओं को वेश्यावृत्ति में ढकेल देते थे या वेश्यावृत्ति में यूज करते थे। तो इसलिए पहले से भी जो है कोरिया और जापान में पहले से भी टसल था, और इसका जो है विवाद अब भी देखने को मिलता है कि हमेशा साउथ कोरिया जो है हमेशा जापान को ब्लेम करता है, क्योंकि तुम हमारे साथ जो है बहुत ही घृणा काम किए थे, जिस कारण से अभी विवाद में है। ठीक है, तो इसके साथ साथ जो साउथ कोरिया नॉर्थ कोरिया में देखेंगे, तो इस कोरिया में अमेरिका के साथ साथ चीन का भी टक्कर हो गया। देखिए 1945 में जब आजाद हो गया, तो इसका दो हिस्सा हो गया, ऊपरी हिस्सा नॉर्थ कोरिया, निचली हिस्सा साउथ कोरिया। तो जो नॉर्थ कोरिया है, इसके साथ जो है चीन और रूस एक साथ आ गए इसको सपोर्ट में, और जो साउथ कोरिया के सपोर्ट में अमेरिका और यूरोपियन कंट्री आ गई। यानी यहां पर एक ही पेनिनसुला के दो हिस्से हो गए, नॉर्थ कोरिया और साउथ कोरिया। तो यहां पर इसको जो है अमेरिका सपोर्ट करने लगा, और इसको जो है चीन और रूस सपोर्ट करने लगे। तो चीन और रूस सपोर्ट करने लगे, तो अमेरिका अपनी सेना, अपनी हथियार साउथ कोरिया को देने लगा। तो इसके साथ साउथ कोरिया और जापान के साथ जो एग्रीमेंट हो गया अमेरिका का कि ये लोग हथियार नहीं रखेंगे और पूरा इनको जो है अपनी ध्यान विकास पर करेंगे। तो इन दोनों ने काफी अधिक विकास किया, इनको इकोनॉमी बहुत ही अधिक है, तो इन दोनों लोग अपने हथियार नहीं बनाए। इसके साथ जो नॉर्थ कोरिया का सपोर्ट चाइना और रूस को मिला, और नॉर्थ कोरिया अपने विकास पर ध्यान कम देकर हथियार भी बनाया, यहां तक ये परमाणु बम भी बनाया, और ये धमकाता है साउथ कोरिया के हम तुम्हारे ऊपर परमाणु हथियार चला देंगे। अब जैसे यहां पर अमेरिका ने कहा कि हम फ्री ट्रेड एग्रीमेंट हटाते हैं और तुम्हारे यहां जो खर्च करते हैं उस पर दाम बढ़ेगा, तो साउथ कोरिया ने कहा कि हम यहाँ तो सुरक्षा का जो जिम्मा है वो तुम लियो या अमेरिका लिया है, अगर आप सुरक्षा का जिम्मा हटा लोगे तो नॉर्थ कोरिया हमारे ऊपर कब्जा करेगा। भले ये पैसा वाला हो गया, लेकिन इसके पास हथियार नहीं है, जिस कारण से हमेशा नॉर्थ कोरिया से डरता है। ठीक है, तो ये विवाद जो है चाइना को लग हो गया। कैसे हो गया? क्योंकि अमेरिका इसको सपोर्ट करता है, चाइना इसको करता है, तो चाइना इसको हथियार देता है और अमेरिका इसको हथियार देता है। तो इनडायरेक्ट रूप से देखें तो अब चाइना और अमेरिका का विवाद इसको लेकर हो गया, नॉर्थ और कोरिया साउथ कोरिया को लेकर।
ठीक, इसके साथ साथ जो है बहुत सी ऐसे विवाद है जो कि यहाँ पर देखने मिलता है। और अमेरिका ने क्या किया, जो साउथ कोरिया को एक अपना जो मिसाइल है वो थर्ड मिसाइल दे दिया, जिस कारण से चाइना इस पर काफी नाराज हो गया कि तुम अगर साउथ कोरिया में थर्ड मिसाइल देते हो। तो साउथ कोरिया को धमकाते हुए चीन ने कहा कि अगर तुम अमेरिका का थर्ड मिसाइल रखते हो तो हमारे यहां से जितने भी टूरिज्म जाते हैं तुम्हारे यहां उनको रोक लगा देती है। तो समझ सकते हैं कि जो साउथ कोरिया में जो जाते हैं या साउथ कोरिया पहुंचते चीन से टूरिज्म में लगभग 60% जो टूरिज्म है वो चाइना से जाते हैं। और टूरिज्म जैसे ही उन्होंने घटा दिया है, टूरिज्म से ब्रेक लगा दिया, जो साउथ कोरिया को बहुत से इकोनॉमी गिर गई, जिस कारण से साउथ कोरिया ने चाइना के साथ कहा कि ठीक हम जो है हम थर्ड मिसाइल हटा देते हैं, लेकिन अपना जो पर्यटक है उसको भेजिए साउथ कोरिया में। आपने देखा होगा जो भारत और मालदीव का विवाद था, तो भारत ने मालदीव जो जाने वाले टूरिस्ट में उनको रोक लगा दिए। जैसे ही रोक लगाए मालदीव भारत के घुटने टेक दिए। इसी प्रकार से यहाँ पर जो है चाइना जो है ट्राई किया, पनिश किया, उसको दिया साउथ कोरिया को जो है कीपिंग द टूरिज्म अवे, यानी जो अपना टूरिज्म है उसको रोककर उसको पनिशमेंट दिया, जिस कारण से वो घुटने टेक दिया। तो देखिए जियो पॉलिटिक्स में क्या होता है, हर एक देश दूसरे को दुश्मन होता है और हर एक दूसरे पर कंपटीशन होता है, और जहां पर जिसको बेनिफिट होता है वो अपनी लाभ देखता है। ठीक इसी प्रकार से बात करते हैं चीन और जापान का विवाद का है। देखिए जापान जो है पहले से बहुत ही एग्रेसिव नेचर का है, और जो जापान 1945 से पहले करेंगे तो सबसे बुरा देश या सबसे जो घटिया देश या सबसे जिद्दी देश था वो जापान था। भले ही यहां पर बहुत ही छोटा देश था, लेकिन इसका कब्जा जो है यहां बात करेंगे तो कोरियाई पेनिनसुला पर था। इसके साथ साथ ये इसका कब्जा जो है चीन पर ही था। तो देश छोटा था लेकिन इसका कब्जा बहुत ही अधिक था, और इसका आतंक जो है कोरिया और चीन को देखने को मिला था। और चीन का एक आइलैंड था जिसका नाम था वर्तमान में आपको ताइवान है, इस पर भी कब्जा था। तो चीन को जो है बहुत बार जापान ने हराया और जापान पर कब्जा किया। जैसे यहां बात करें तो प्रथम चीन युद्ध में जापान युद्ध, जिसमें से 1895 में चीन और जापान में युद्ध हुआ और चीन की हार हुई और जापान को जीत लिया। और जापान को जीतने पर ये भूमि जो है जो ताइवान भूमि है ये उसको मिल गया था, और कुछ भूभाग जो है चीन वाला भी जो है आपको जापान ने कब्जा कर लिया। लेकिन जैसे द्वितीय विश्व युद्ध हुआ, द्वितीय विश्व में जापान की हार हुई तो यहां से छोड़कर चला गया, यानी चाइना को छोड़कर चला गया और साउथ कोरिया छोड़कर अपने एरिया में चला गया। तो जो साउथ कोरिया छोड़कर चला गया तो यहां पर भी जो है इस एरिया में जो है अब चीन का दोबारा से कब्जा हो गया। लेकिन दोबारा से कब्जा होने के साथ साथ चीन में गृह युद्ध हो गया। एक ताइवान जो है रिपब्लिक ऑफ चाइना और पीपल्स ऑफ चाइना में दो पार्टियां थी जो कि आपस में विवाद खड़ा हो गया, और आपस में विवाद खड़ा हो गया तो उसमें से एक पार्टियां जो रिपब्लिक ऑफ चाइना है एक अपने देश बना लिया जिसका नाम है ताइवान। तो ताइवान को सपोर्ट करता है जो है अमेरिका, और सपोर्ट कराता है किनके माध्यम से, जापान और साउथ कोरिया के माध्यम से कराता है। और अमेरिका चीन कहता है कि ताइवान जो है वो हमारा, इसको लेकर कब्जा करेंगे। तो अमेरिका ऐसा चाहता है विवाद की जहां विवाद हो उसमें से किसी एक पक्ष को सपोर्ट करने के लिए आ जाए। और तो इसी प्रकार से ताइवान को सपोर्ट करने के लिए अमेरिका आता है, और अमेरिका को देखते हुए जापान और साउथ कोरिया उसके साथ आते हैं। तो ऐसा विवाद है। तो चीन कहता है कि इस विवाद को खत्म करने के तुम अलग हो हम अलग हो जाए, हमारे पर जो है जो क्लेम करो वो क्लेम मत करो, और जो ताइवान उसको हम ले करें कि वो हमारा ही भूभाग है। ठीक इसी के साथ जो है इस एरिया को जो चाइना जो है अपना रिस्ट्रिक्शन जोन मानता है और इसमें किसी भी आने को मना करता है, और जब भी यहां पर कोई भी जहाज आती है तो उसका विरोध करता है। इसके साथ जो चाइना है इतना नहीं, चाइना देखिए एक साउथ चाइना सी है जो कि समुद्री एरिया है, जो कि इस एरिया बहुत ही लंबा है। इसमें देखेंगे तो कई देश आ जाते हैं, जो आपको यहां से बुरुंडी से लेकर ताइवान, इधर साउथ चाइना सी, इसको कहता है कि हमारा, यानी जो पूरा एरिया है वो हमारा है, और ये इंटरनेशनल रूल का नहीं मानता है, जो अंतर्राष्ट्रीय नियम है उसका फॉलो नहीं करता है। और अंतर्राष्ट्रीय नियम कहता है कि जो आपका सीमा से कुछ ही एरिया या कुछ लगभग 22 गज या 22 किलोमीटर जो है आपके होता है, उसके पश्चात इकोनॉमिक जोन रहता है, तो लगभग आपका 60 से 70 किलोमीटर ही जोन होता है। लेकिन चाइना कहता है कि ये कभी समय हमारा था, जो 9 डैश लाइन है इसको अपना एरिया बताता है। ये यहाँ पर करता है क्यों, क्योंकि इस एरिया में बहुत अधिक मिनरल्स और पेट्रोलियम है, तो इस पूरे एरिया को अपना बनाता है। जैसे माने हिंद महासागर है, यहाँ हिंद महासागर, और इंडिया कहे कि ये पूरा हिस्सा हमारा है, ये तो गलत बात है ना। तो इसी प्रकार से चाइना कहता है ये एरिया हमारा है, और यहाँ पर हमेशा कहता है कि यहाँ पर जो मिनरल्स है निकाले नहीं देता है। यहाँ पर जो एक देश वियतनाम फिलीपींस जो यहाँ पेट्रोलियम निकालते हैं उनको मना करता है। हालांकि पेट्रोलियम निकालने के लिए भारत की ओएनजीसी यहाँ जाकर निकालती है, लेकिन चाइना हमेशा इन देशों को परेशान कर देता है, जिस कारण से अमेरिका को यहाँ पर इंटरफेयर रहता है।
तो इंटरफेयर अमेरिका भी यहां पर क्यों करता है? क्योंकि जो चाइना है अपनी प्रेजेंस और अपनी प्रभुत्व बढ़ाने के लिए इन देशों को परेशान करता है। और अभी हाल ही में अमेरिका ने फ्री ट्रेड के माध्यम से साउथ कोरिया और जापान को उनको परेशान किया, जिस कारण से साउथ कोरिया और जापान और चीन एक साथ मिलकर अमेरिका को काउंटर करने के लिए आ गए। ठीक है, आई होप कि आपको अच्छी तरह समझ में आएगा कि किस प्रकार से डोनाल्ड ट्रंप को काउंटर करने के लिए चीन, जापान और साउथ कोरिया एक साथ आ गए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।